आइए मैं एक पैकेज दिखाता हूं कि भारत, हमारा अजली दुश्मन नरेंद्र मोदी, क्या कह रहा है अपनी फौज के बारे में। आइए सुनिए। दुनिया में कई देशों में परंपरा है, अभी वो परंपरा हमारे देश में पनपी नहीं है, लेकिन वो पनप ऐसी है, हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि दुनिया के किसी देश में, मान लीजिए आप एयरपोर्ट पर बैठे हैं, सैकड़ों मुसाफिर बैठे होते हैं एयरपोर्ट पे, और अगर फौज के 2-4 जवान यूनिफॉर्म में वहां से निकलते हैं तो एयरपोर्ट पर बैठे हुए सारे नागरिक खड़े हो जाते हैं, तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं और वो अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, अपने जो जहाज में जाना है चले जाते हैं। रेलवे में कहीं दिखाई दिए तो वहां के देश के नागरिक उनको देखते ही खड़े होते हैं, तालियां बजाते हैं, उनका गौरव गान करते हैं। क्या हम हमारे देश में धीरे धीरे ये स्वभाव बना सकते हैं क्या? मेरे फौज के लोग जाते हो कहीं भी, हर समय युद्ध के समय उनको याद करें, वो ठीक नहीं है। 2400 घंटे उनके प्रति हमारे मन में आदर रहना चाहिए, उनके प्रति भक्ति भाव रहना चाहिए। क्या आप लोग कभी भी इस प्रकार के फौजियों को आते जाते देखेंगे तो तालियों की गड़ाहट से उनका सम्मान करेंगे? भूल तो नहीं जाएंगे? चीजें छोटी होती हैं, लेकिन सामान्य जीवन पर और खास करके फौजी के जीवन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ये थे भारत के वजीर आजम जो अपनी फौज के बारे में क्या कह रहे थे, आपने सुना। आसिफ अली जरदारी साहब ने जो फौज के बारे में कहा है वो तो सारी दुनिया ने सुना है। आइए इस वक्त जो मौजूदा वजीर आजम है मियां नवाज शरीफ साहब, अपनी फौज के बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनिए। हमने अपना पेट काट कर जिस फौज को मारा है, जो फौज को हेलीकॉप्टर लेके दिए हैं, जो फौज को हमने हवाई जहाज लेके दिए हैं, जो तोपें और बंदूकें लेके दी हैं, आज वही हेलीकॉप्टर, तोपें और बंदूकें पाकिस्तानियों का खून कर रही है। समाज में क्या हो रहा है, इन कबायली इलाकों में क्या हो रहा है। आइए एक और तकरीर सुनते हैं, एक और बात सुनते हैं। वजीर बनता है, टूट जाता है, फिर आइन टूटता है, उसके बाद मुल्क टूटता है। जो मुल्क को तोड़ने वाले हैं, जो पाकिस्तान के आइन को तोड़ने वाले हैं, जो पार्लियामेंट को तोड़ने वाले हैं, जो आज अदलिया के साथ जो सलूक कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के इदारों को तोड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान की जड़ों को काट रहे हैं, मैं उनसे बात कर लूं, उनसे डील कर लूं, उनसे मैं सौदेबाजी करूं। मशरकी पाकिस्तान टूटा तो कौन पाकिस्तान का हुक्मरान था? फौजी टोला, उसने पाकिस्तान तोड़ा। क्या किसी ने आज तक कौम से माफी मांगी? क्या किसी ने कहा कि जनाब हम कौम से शर्मिंदा हैं? किसी ने कहा कि जनाब हमने मशरकी पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं किया और अपनी मन मर्जी की है और मुल्क तोड़ दिया है? और मुल्क तोड़ने वाले देखें आप, सितम ज़रीफी ये है कि मुल्क तोड़ने वाले फौजी जर्नैल, उनकी लाशों को पाकिस्तान के झंडों में लपेट कर उनको दफनाया गया। ये पाकिस्तान के ठेकेदार हैं। नाज़रीन एक ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस पे बात करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ करा देता हूँ। मेरे साथ हैं एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, दफ़ाई तज़कियाकार है, आपका बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन किया। मेरे साथ है जनाब ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब, दफ़ाई तज़कियाकार हैं, आपका ही बहुत शुक्रिया। सिद्दीक़ अल फ़ारूक साहब हमारे हर दिल अज़ीज़ रहनुमा मुस्लिम लीग नून और मतरूका इमलाक के मालिक हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें, बल्कि इस मिनिस्ट्री के मालिक हैं, आपका बहुत शुक्रिया। फैसल वाडा रहनुमा PTI, आप कराची में हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक। सबसे पहले जाता हूँ एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब की तरफ। शाहिद लतीफ़ साहब, दो मैंने चीज़ दिखाई है इस वक्त, दो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच अफवाज पाकिस्तान के बारे में, क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, ये तो एक मुसल्लमा हकीकत है ना
कि हमारा जो दुश्मन है वो चाहता है कि पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर किया जाए, और आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि हमारी जुडिशरी और हमारी फ़ौज ये दो मजबूत तरीन इदारे हैं, इस मुल्क के सुतून हैं, और जब आप उन पर हमला कर देंगे, उनके बारे में वो बयानियाँ देंगे जो दुश्मन चाहता है, तो फिर हमें बता दें कि जी वो नीयत आपकी क्या है। दुश्मन की नीयत तो फ़ौज और हमारी जुडिशरी और ख़ासकर फ़ौज को कमज़ोर करने की है। जो हिंदुस्तान कर रहा है वो तो सबके सामने है, जो वहाँ से बयान आते हैं वो भी सबके सामने हैं, जो वहाँ हर दूसरे तीसरे रोज़ LOC के ऊपर उनकी तरफ से एक बर्बरियत का मुजाहरा करने की कोशिश की जाती है, वो भी फ़ौज को कमज़ोर करने के मतरादफ है कि दुनिया को दिखाया जाए कि हम तो जी जारहियत का मुजाहरा कर रहे हैं, और अगर इनकी फ़ौज सही तरह जवाब नहीं दे पाती तो हम कहेंगे जनाब कि देखिए ये तो फ़ौज कमज़ोर हो गई। तो ये एक ख्वाब है ना दुश्मन का, और इस ख्वाब के तनाजुर में अगर आप देखें कि मेमो गेट क्या था, और अगर आप देखें कि अब ये जो हुआ है डॉन लीक्स वाला मामला, ये क्या था, ये तो मैं समझता हूं कि खुल्लम खुल्ला फौज के ऊपर हमला है। मेमो गेट में बिल्कुल यही बात हुई थी ना कि एक आप गैर मुल्क को पुकार रहे थे कि जनाब हमारी फौज जो है हमारे रास्ते में रुकावट है, हम प्यार की पींगे बढ़ाना चाहते हैं अपने दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान के साथ, ये हमें नहीं करने देते, ये हमें वो वाली फॉरेन पॉलिसी इख्तियार नहीं करने देते, लिहाजा आप आएँ हमारी मदद करें। और जो ये डॉन लीक्स में हुआ वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग हो रही थी ना, और वही बयानियाँ जो दुश्मन चाहता है फ़ौज के बारे में, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बात की गई, दहशतगर्दी और फ़ौज का जो आपस में कनेक्शन जोड़ा गया, ये भी बिल्कुल उसी की कड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि ये दो बहुत ही खुली मिसालें हैं जिसके तहत ये वाज़ेह हो जाना चाहिए कि अपनी फ़ौज को अगर अंदर से हम कमज़ोर इस तरह करना चाहते हैं तो हम पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज का साथ दे रहे हैं, पाकिस्तान की जुडिशरी का साथ दे रहे हैं। क्या माजी में सुप्रीम कोर्ट पर हमले नहीं हुए? ये जुडिशरी का हम साथ देते हैं। हम कहते हैं ना एपेक्स कोर्ट है, और उसी पर हमला कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? कि फैसला शायद आपके हक में नहीं आया। आज भी अगर कोई बयानिया या बयानात आपके हक में नहीं है तो आप कह देते हैं जी ये तो मुल्क और जमहूरियत दुश्मन अनासर हैं और ताकतें हैं। इस चीज़ का मादा अपने अंदर पैदा करें कि अगर कोई तनकीद हो और मुल्क के बड़े मफादात में हो तो फिर उसको बर्दाश्त का मादा पैदा करें ना। और यही पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंट का फ्लोर है उस पर क्या हमारे पार्लियामेंटेरियंस नहीं है? और यही बयानिया हिंदुस्तान का है, यही आवाज़ें अफगानिस्तान से उठती हैं जो आजकल बिल्कुल हिंदुस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहा है। तो ये दुश्मनों का बयानिया है ना। फिर वहीं से आवाज़ें उठती हैं दुश्मन का कि अटक से उस पार का जो इलाका है आगे KPK ऑनवर्ड्स, ये तो जी अफगानिस्तान का हिस्सा है, ये आप पाकिस्तान से दोस्ती कर रहे हैं। इसी तरह की आवाज़ें हिंदुस्तान से उठती हैं। ये वो सारी मिसालें हैं क्योंकि जिसके तहत ये साबित होता है कि हमारे अंदर वो लोग हैं जो हमारी जड़ें काट रहे हैं। जी सर, इस वक्त तो बात सामने है। और दूसरी बात है कि जिस शख्स का इशारा आप कर रहे हैं वो शख्स खास वजीर आजम का मुशीर है जनाब महमूद अचकजई। मैं आता हूं जनाब सिद्दीक अल फारूक साहब, अफगानिस्तान जाते हैं। जी सर सिद्दीक अल फारूक साहब, दो वजीर आजम की स्टेटमेंट आपके सामने है सर, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहले तो मुझे ये बताया गया कि हम मौजूदा जो सूरत हाल है सियासी उस पर बात करेंगे। मुझे आपके इस प्रोग्राम का नहीं बताया गया, नंबर एक। नंबर दो, ज्यादती है। आपने ऐसा ज्यादती सुन लें, आपने बहुत दुरुस्त बात की कि मुल्क के इदारे, अब मुझे सुनेंगे? अच्छा, मैं अब इस वरना मैं उठ जाऊंगा अगर आप मुझे नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे सर। मुल्क के आपने 100% दुरुस्त बात की कि मुल्क के इदारे अगर मजबूत होते हैं तो मुल्क मजबूत होता है। ये बात आपने की, ये 100 नहीं 101% दुरुस्त है। आपने फिर उसके बाद कहा बर्बाद कर दिया सियासतदानों ने, यहां आप पार्टी बन गए, आप इंडिपेंडेंट एनालिस्ट नहीं रहे,
आप एंकर पर्सन नहीं रहे बल्कि आप पार्टी बन गए। इस मुल्क पर 33 साल 4 आमिरों ने हुकूमत की। वो कौन सा आमिर था जिसने कश्मीर के 16 हल पेश किए और वाजपेयी के घुटनों को जाके हाथ लगाए? वो कौन सा आमिर था जिसने प्यार कीपिंगें बढ़ाई और जिसके बारे में साबित हो गया कि रा के एजेंट हैं अल्ताफ हुसैन, उसकी पार्टी को यहां बैठ के सपोर्ट किया 9 साल और कौमी असम्बली के सामने जलसे से खिताब करते हुए जिस दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जा रहे थे और उसको रोका गया और 44 लाशें गिरी तो उसने कहा ऐसे कहते हैं हुकूमत की ताकत। वो कौन था? वो इस मुल्क का 4 स्टार जनरल था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, उस हैसियत में प्रेसिडेंट था। फिर वो कौन था जिसने पहले अदलिया को तोड़ा, फिर इमरजेंसी प्लस लगाई? कौन था वो? कौन था जिनको आप इल्जाम दे रहे हो उनसे प्रेसिडेंट का हल्फ लिया? वो कौन था? और मशरकी पाकिस्तान की जब आपने बात की, अब ये तकरीर आप सुना रहे हो वाजपेयी की, उसकी अपना भारतीय वजीर आजम की। फिर वो बताइए कौन था जिसने 5 के मुकाबले में 6 धमाके किए? वो कौन था? वो कौन था जो सी पैक बनाता है और भारत के पेट में मरोड़ होता है और वो जगह जगह मुखालफत करता फिर रहा है? वो कौन है? इदारे तोड़े आमिरों ने, आइन तोड़ा, अदलिया को बर्बाद किया। अब आप अदलिया और फौज की बात करते हो, फौज पाकिस्तान है, लेकिन वो लोग जो फौज की ताकत को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं वो पाकिस्तान के नहीं हैं, वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। आइन तोड़ने वाला गद्दार है। यहां आइन तोड़ा गया। इसलिए मैं आपसे ये अर्ज करूंगा, आपने ये फरमाया, उन्होंने कहा जी फौजियों का इस्तकबाल करते हैं। बिल्कुल इस्तकबाल करते हैं। जब परवेज मुशर्रफ ने फौज को बदनाम किया, सूरत हाल मुख्तलिफ थी। आज फौज बेहतर हो, फौजी सरबराह जो है बेहतर हैं, आज फिर फौज की इज्जत बहाल है। इसलिए हम जब ये बात करते हैं तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आईनी और जमहूरी तसलसल वो चीज मुझे है। इजाजत मैं किसी और से भी बात कर लूं? अगर देखें मैं कुछ नहीं बोला। दो जुमले आईनी और जमहूरी तसलसल है जिसके जरिए से कौमें बनती हैं। मैं मजीद लोगों से बात कर लूं सर, और मेहमानों से भी? करें आप, इजाजत है। थैंक यू सर। फारूक साहब, ब्रिगेडियर फारूक साहब, आपने दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया। मैंने वो दोनों की स्टेटमेंट, 2 पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स और भारत के प्राइम मिनिस्टर की मैंने आपको स्टेटमेंट सुनाई है। सिद्दीक अल फारूक साहब ने भी बोला, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप सिर्फ नवाज शरीफ साहब की बात करें तो 12 अक्टूबर से 99 से पहले वाले नवाज शरीफ साहब और थे और 12 अक्टूबर 99 के बाद नवाज शरीफ साहब और थे। इस तरह पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप जनरल ज़िया के दौर से पहले उनकी और सोच थी, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, उनका जब वो सारा हुआ मामला और उसके बाद 1988 के एयर क्रैश के बाद जिसमें जनरल ज़िया की डेथ हुई, उसके बाद की जो पीपल्स पार्टी और फिर ये जो मामला जमहूरियत के रिटर्न हुआ, उस वक्त उनकी सोच और थी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो फौज और ISI और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ जो ये साजिशें हुई हैं, कौमी सलामती के जो ब्रीचेज हुए हैं, इसमें एक ज़ाती एलिमेंट है हमारी इन लीडरशिप का। आप अगर देखें कारगिल पे जो ये 2013 के इलेक्शन से पहले जो करण थापर को इंटरव्यू दिया गया मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने क्या उसमें बातें की, हम परेशान हो गए। और फिर एकदम जनरल कियानी साहब रावलपिंडी से उठ के आए और वो जाके रायविंड में नवाज शरीफ साहब से मिले, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं कारगिल पे कमीशन बनाऊंगा और कारगिल पे कमीशन के बाद जो लोग होंगे उनकी सारी फाइंडिंग हम आपके साथ, इंडियंस के साथ शेयर करेंगे। वो कौन हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर जिनकी मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता हूँ, पता नहीं क्यों भारत के साथ क्यों इतने मामला इतने इनके ज़हन में आगे हैं कि वो कहते हैं ये तो एक लाइन है, आप भी वही खाते हैं, हम भी वही खाते हैं, और फिर वो और चीज़ें मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ कि वो मामला फिर और तरफ चले जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि और आप पीपल्स पार्टी को देखें, जब पीपल्स पार्टी अब 2008 में आई तो आप देखें 4-5 इवेंट हुए उनके दौर में
जो क्लियरली 3 इदारों को अपना फौज को टारगेट करना, ISI को टारगेट करना और इनडायरेक्टली पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करना, चाहे वो ISI को प्लेस करना अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर 27 जुलाई 2008, उसके बाद कैरी लुगर बिल, फौज पे कंट्रोल और न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बातचीत, फिर बड़े अपने कॉन्ट्रोवर्शियल क्लॉजेस थे। उसके बाद क्या हुआ, एबटाबाद का ऑपरेशन, उसमें भी आप देखिए कितनी कंट्रोवर्सीज हैं कि कैसे हुसैन हक्कानी, जरदारी साहब, ये सब लोग कैसे इन्वॉल्व थे, वो हकायक अभी भी सामने नहीं आ रहे खुल के। और मेमो गेट में अगेन फौज को, ISI को और आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट किया गया। मकसद ये तो मैं ये समझता हूं कि ये कोशिश की गई है, बड़ी कोशिश की गई है कि किसी तरह पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं इनको कमज़ोर करें। ये कमज़ोर होंगे तो पाकिस्तान कमज़ोर हो, अपना पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको कंटेन किया जा सकेगा। ये ओवरऑल गेम प्लान है और ये बात सही है कि देखें प्राइम मिनिस्टर हाउस से अभी ये जो डॉलिंग्स हुआ है, आप ये तो क्लियरली हुआ है ना कि उन्होंने जो फॉरेन नैरेटिव है वो नैरेटिव, और वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये बीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात है, आज जो इस वक्त मुल्क में मायूसी और अनसर्टेनिटी है, मैं कहता हूं कि हमारे मोहतरम हमारे चीफ जस्टिस साहब ने के जो बयान 2 सामने आए हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे नाज़रीन जो है उसको, उन्होंने कहा कि हमारे जजेस बेखौफ होके अपना जो है वो फैसले देंगे, और दूसरा ने कहा कि वो कभी मसलत का और मुफाद के शिकार नहीं होंगे। और आर्मी चीफ ने जो आज बात की है उससे बड़े लोगों के हौसले बढ़े हैं। उन्होंने कहा कोई भी पाकिस्तान में कोई शख्स, कोई इदारा पाकिस्तान से बड़ा नहीं है, और कौमी सलामती के ऊपर कोई किसी मतलब हम बिल्कुल डटे रहेंगे, कौमी सलामती को अफोर्ड करेंगे।